हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने देखा कि फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस देखते हैं अपन। एप्लीकेशंस कैसे हैं कि भाई हम कोई भी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है कि मान लो हमने कहाँ गया ये, मान लो ये काम कैसे करता है। ये काम करता है कि मान लो कोई भी गाड़ी चल रही है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई कार है और ये कार चल रही है कोई भी वी यू वेलोसिटी से। मान लो यू वेलोसिटी से ये कार चल रही है। हमने इसका ब्रेक लगाया एकदम से, ये जो ब्रेक है हमने इसके पेडल को पुश किया और ये रेस्ट में आ गई। अब ये किस में आ गई, ये रेस्ट में आ गई एकदम, और इसकी जो वी वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। इसकी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ है u से v, वो क्या है, इसका एक्सलरेशन है। और इसके अंदर पहले भी मास m था, अब भी मास m है। लेकिन इसके एक्सलरेशन के अंदर जो चेंज हुआ है वो चेंज बताता है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगा है, मींस F दैट इज इक्वल्स टू ma। ए मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में तभी चेंज हो सकता है जब उसके अंदर कोई फोर्स लगा है। तो मतलब कि हाँ, हमने ब्रेक लगाया और उसकी जो ब्रेक सिस्टम है उसने उस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ही वो रुक गई। तो मीन्स हाँ, ब्रेकिंग सिस्टम भी अप्लाई करता है किसको, फॉलो करता है किसको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग में देख लो कि एक कोई भी रॉकेट है, उसके अंदर इनिशियली जो वेलोसिटी है उस रॉकेट की वो कितनी है, यू है, वो जीरो है, रेस्ट पे है। लेकिन कोई फोर्स लगता है, वो फोर्स लगाता है कोई भी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है और फाइनल वेलोसिटी उसकी वी हो जाती है। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये क्रिएट करती है एक एक्सेलरेशन को। मास उसका पहले भी एम था, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लगा है। तो उसको भी डिस्क्राइब किया जा सकता है एफ दैट इज इक्वल्स टू एम ए से, कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ जिसने एक्सेलरेशन को क्रिएट किया। वो एक्सेलरेशन क्रिएट क्यों हुई, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लगा। ठीक है। पुशिंग ऑब्जेक्ट, पुशिंग ऑब्जेक्ट में भी यही होता है कि तुम किसी चीज को धक्का देते हो, उसके अंदर उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, वो भी फोर्स को डिस्क्राइब करता है। किकिंग ए बॉल, कोई बंदा खड़ा है और वो उसके पैर में कोई बॉल है, वो उसको किक करता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, यू इज इक्वल्स टू जीरो, और फाइनली वो बहुत स्पीड से मूव करती है, वी कुछ और होती है। ये चेंज भी यही बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये देख लेना, कैप्चर द बॉल बाय हैंड। ये एक एग्जांपल है तुम्हारे यहाँ पे एनसीईआरटी में। इस एग्जांपल को तुम बहुत अच्छे से समझना, डायग्राम दे रखा है कि तुम्हारे हाथ में अगर कोई बॉल आ रही है, वो बॉल जो है वो यू वेलोसिटी से आ रही है मान लो, और वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है। तुम इसको इंस्टेंटली यहाँ पे रोक लो, बस अपने हाथ को बिल्कुल पीछे मत ले जाओ, तुम यहाँ रोको और यहाँ पे टी टाइम के अंदर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। मींस यू से वी टी टाइम के अंदर, मतलब कि एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तुमने उसकी वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज किया है, क्योंकि जो एक्सलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के चेंज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितना कम टाइम लिया उतनी ज्यादा एक्सलरेशन रहेगी, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी में चेंज किया उतनी ज्यादा एक्सलरेशन रहेगी। मतलब कि तुमने बहुत कम टाइम में, तुमने यही हाथ रखा, ये बॉल आई सीधे यहाँ पे और रेस्ट में, मतलब ये है कि बहुत कम टाइम में तुमने उसकी वेलोसिटी के अंदर इतना चेंज किया जिससे बहुत ज्यादा एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुई। और ये एक्सलरेशन लीड करती है एफ दैट इज इक्वल्स टू एम ए के हिसाब से, कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सलरेशन हुई है, तुम्हें बहुत हैवीली इंजरी होने वाली है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा फोर्स को एक्सप्लेन करोगे, बहुत ज्यादा फोर्स को फील करोगे उस चीज में। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें एक कंडीशन और बताऊं यहाँ पे, कि मान लो ये तुम हो और यहाँ पे वापस से बॉल आ रही है, तुम यहाँ पे जो तुम्हें बॉल को रोकने के लिए टाइम लगा वो 1 सेकंड लगा, क्योंकि तुमने इसको यहीं पे ही रोका, हाथ को पीछे नहीं लेके गए तुम। लेकिन वही इनिशियली u दैट इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉल आ रही है, ये भी मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉल आ रही है, और तुमने टी टाइम लिया, अपने हाथ पे टच भी कर रही, लेकिन धीरे 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 यहाँ लेके गए, और तुम्हें कितना लगा, टाइम कितना लगा इसको रोकने के लिए, 3 सेकंड, मान लो 3 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल वी अपॉन में डेल टी है, उसके हिसाब से एक्सलरेशन के अंदर जहां पे तुम 1 सेकंड टाइम दे रहे थे, 1 सेकंड टाइम दे रहे थे, जिससे एक्सलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ेगा, टाइम कम लगा अगर तुम्हें तो एक्सलरेशन ज्यादा रहेगी। यही तुम्हें 3 सेकंड लगी उस चीज को करने में, तो एक्सलरेशन कम हुआ। चाहे वेलोसिटी 50 से जीरो हो गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें उस वेलोसिटी को करने में टाइम कम लगा, 3 सेकंड का टाइम लगा तुम्हें ज्यादा। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम लगा जो कि ज्यादा है। इससे क्या होगा, इससे होगा एक्सलरेशन कम प्रोड्यूस, मास उतना ही है, मास उतना ही है, तो तुम्हें फील होगा फोर्स कम।
इट मीन्स अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट को इट मीन्स अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है तो तुम्हें अपने जो हाथ है वो पीछे ले जाने पड़ेंगे ताकि तुम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज करोगे जीरो तक लाने में उसमें तुम्हें टाइम लगे ज्यादा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो मतलब कि जो एक्सलरेशन है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है वेलोसिटी के चेंज की। वो तो जीरो करके रहोगे तुम, ठीक है, क्योंकि तुम्हें रोकनी है। लेकिन उसको रोकने में जितना तुम टाइम लगाओगे उससे एक्सलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, जो कि लीड करेगी कम फोर्स को, जो कि लीड करेगी कम फोर्स को। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि कैप्चर द बॉल बाय हैंड्स इज आल्सो फॉलोड बाय द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले। चलो मान लो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 40 केजी का है, उसका जो मास है वो 40 केजी का है, और तुम्हें यहाँ पे फोर्स लगाना है इसे मूव करने के लिए। तो तुम्हें जो फोर्स है वो कितना चाहिए? मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन मतलब उसकी चेंज इन वेलोसिटी। मान लो उसकी वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी उसकी जीरो थी, अब तुम्हें उसकी वेलोसिटी 2 करनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से तुम्हें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। वहीं अगर मान लो दूसरे वाले केस के अंदर अगर मान लो मैं देखता हूं तो फोर्स दैट इज इक्वल्स टू एम ए, वही तुम्हें जीरो से लेकर और 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में उसको चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मास कम है। मास कम है तो मतलब कि तुम्हें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो बड़े मास के ऊपर सेम एक्सलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं अगर मास किसी चीज का कम है और तुम्हें उतनी ही एक्सलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा बहुत कम। समझ में आया? ये समझ में आया कि द फोर्स अप्लाई इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास एंड द एक्सलरेशन। मास एंड द एक्सलरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट दैट इफ ए बॉडी exert a force on another body, the second body exert an equal amount of force on the first body but in the opposite direction। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर तुम यहाँ खड़े हो और तुमने अगर दीवार को पुश किया है तो दीवार भी तुम्हें पुश कर रही है, तुम्हें नहीं पता चल रहा लेकिन वो कर रही है। ठीक है, मीन्स इफ यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन समथिंग देन दैट इज आल्सो अप्लाइंग फोर्स ऑन यू। ठीक है, दैट इज आल्सो अप्लाइंग फोर्स ऑन यू। दिस इज द थर्ड न्यूटन्स लॉ। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है कि अगर तुमने कोई भी फोर्स लगाया किसी बॉडी के ऊपर तो वो जो दूसरी बॉडी है वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी तुम्हारी बॉडी के ऊपर, फर्स्ट बॉडी पे, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। मींस अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको इस चीज से देखते हैं। It can also be stated as to every action there is an equal and opposite reaction। ठीक है, इसको आगे समझते हैं कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए इस लाइन को पढ़ के कि सर हाँ एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन क्या ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमेशा सेम रहेगा? या फिर ये जो अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा? या फिर जो फोर्स हम फील नहीं कर पा रहे हैं जो वाकई में हमें फील होना चाहिए, क्या वो सच में है? हाँ, ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स शुड भी तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि पहला ये कोलिनियर फोर्स होना चाहिए। यह होगा, मान लो तुम हो, ठीक है, तुमने अपने हाथ से इस दीवार को इस साइड पुश किया तो दीवार ने भी तुम्हें इस साइड पुश किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहां से पुश किया, नहीं, तुम्हें एकदम कोलिनियरली फोर्स फील होगा। अगर तुमने दीवार को इस पॉइंट पे मारा है, तुम्हारी एक्सिस जो फोर्स है वो ये तो तुम्हें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में वापस फील होने वाला है। तो मतलब कि कोलिनियर फोर्स होना चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग नेचर के, कि भाई मान लो तुमने इससे इस साइड मारा, ठीक है, और तुमने मारा और तुम सोच रहे हो कि मेरे को किसी और चीज से मेरे को फोर्स फील होगा, नहीं, ये जो फोर्स तुम्हें फील होगा ये सेम नेचर का रहेगा। ठीक है, सेम नेचर का रहेगा, ठीक है। ऑन द सेम टाइम तुम्हें फील होगा, ऐसा नहीं है कि अब तुमने इसको मारा यहाँ पे, इस दीवार को यहाँ पे मारा और तुम चले गए कुछ और काम करने, वापस से तुम आओ फिर ये दीवार आके तुम्हें बोले कि नहीं मेरा फोर्स बचा हुआ है मैं तुम्हें भी लगाऊंगा, नहीं। होता क्या है कि जब तुम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो तो फोर्स की तीन कंडीशन होती है कि वो तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सेम फोर्स फील करवाए। पहला, कि जो तुम्हारा फोर्स की जो जो तुम्हारे फोर्स की जो एक्सिस है
वो ही रिपल्सिव फोर्स की एक्सिस रहेगी, वो ही उस फोर्स की एक्सिस रहेगी जो तुम्हें वापस से फील होने वाला है। दूसरा, जो जिस नेचर का फोर्स तुमने लगाया है उस नेचर का फोर्स ही तुम्हें वापस फील होने वाला है। तीसरा, कि वो जो जब तुमने उस फोर्स को लगाया है उसी ड्यूरेशन उसी टाइम पे तुम्हें वो फोर्स फील होने वाला है। जैसे जब तुम किसी दीवार पे एकदम से पंच मारते हो तो तुम्हारे हाथ पे भी लगती है। क्यों? लगने तो सिर्फ दीवार के चाहिए क्योंकि फोर्स तुमने लगाया है, लेकिन जो फोर्स तुमने लगाया है उससे दीवार को कुछ हार्म होता है, हो सकता है थोड़ा पेंट उतर जाए, वो हार्म दीवार को हुआ है। लेकिन दीवार ने जो फोर्स इक्वल अमाउंट को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोलिनियरली सेम नेचर का तुम्हें लगाया है, उससे तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हुआ है। समझ में आया कि तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर तुम्हारे फोर्स की वजह से नहीं हुआ है, वो फ्रैक्चर हुआ है जो दीवार ने अपोजिट फोर्स तुम्हें दिया है उसकी वजह से। एग्जाम्पल समझ में आया? आगे चलते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम करता है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ कहाँ कहाँ काम करता है? ये काम करता है सबसे पहले कि हम चलते हैं तब क्या होता है, ये हमारा पैर होता है और जब हम पैर को जमीन के ऊपर ऐसे पुश करते हैं तो जमीन हमें वापस से, जो अर्थ हमें वापस से जब हम अपने पैर से जमीन को पुश करते हैं तो जो अर्थ होती है वो हमें वापस से पुल करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ऊपर उछलते हैं और आगे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो फोर्स हमने पैर से अर्थ पे लगाया है, अर्थ ने उसी फोर्स को हमें बाउंस बैक करके दिया है, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। समझ में आ रहा है? इसके अलावा गन लगा लो, रिकॉइल ऑफ गन। गन क्या करती है? गन जो होती है उसके अंदर बुलेट होती है, और बुलेट क्या होती है? मास एम कंटेन करती है। इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वी होती है जो जीरो होती है, यू होती है जो जीरो होती है। ठीक है, और जो यू वेलोसिटी बाद में जब ये बुलेट फायर होती है तो इंस्टेंटेनियस एकदम पॉइंट के ऊपर उसकी वी वेलोसिटी कोई स्पीड को अटेन कर लेती है। दिस चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन, दिस एक्सलरेशन मल्टीप्लाई विद मास गिव अस ए फोर्स, कि ये बुलेट इस फोर्स से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है सर, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में चली गई, लेकिन इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इतना ही फोर्स हमें, ये जो गन जो बच गई बुलेट के अलावा, ये हमें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिकॉइल देगी। मतलब ये जो बुलेट किसी के जाके लगेगी, जितना दर्द उसको होने वाला है, जितना पेन और हार्म, जितना फोर्स वो फील करेगा, उतना ही इस गन से हम फील करने वाले हैं जो चला रहे हैं। दैट्स द रिकॉइल ऑफ द गन, कि जो बुलेट ने फोर्स लगाया आगे की डायरेक्शन में, उतना ही अपोजिट फोर्स वो पीछे की डायरेक्शन के अंदर भी पुश कर रही है, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। समझ में आया? रॉकेट, रॉकेट कैसे चलते हैं? मैंने तुम्हें बताया कि जो रॉकेट्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लगाते हैं, जिनकी वजह से उनकी वेलोसिटी u से v चेंज हो जाती है और एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि एक फोर्स को डिफाइन करता है। लेकिन ये फोर्स कैसा होता है? ये फोर्स होता है जब ये रॉकेट एकदम नीचे की डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाता है, बहुत ज्यादा फोर्स को लगाता है, तो वो फोर्स, उसकी वजह से वो ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर जाता है जो फोर्स उसको बाउंस बैक मिलता है, इन रिटर्न मिलता है, इन एक्सचेंज मिलता है, सेम नेचर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको मिलता है, उस फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। मींस रॉकेट ने क्या किया? रॉकेट ने फोर्स लगाया नीचे की डायरेक्शन में, और वो नीचे की डायरेक्शन के अंदर लगाया गया फोर्स एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। उस रिएक्शन की वजह से जो रॉकेट को पुश बैक मिला है, उसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। समझ में आया? ये देखो, ये रॉकेट क्यों गया ऊपर, इस चीज को देखो कि इसने क्या किया, यहाँ पे बाउंस बैक नीचे किया, एक नीचे एक फोर्स लगाया, उस फोर्स ने एक अपोजिट रिएक्शन दिया ऊपर की डायरेक्शन में, और जो ये ऊपर की डायरेक्शन के अंदर फोर्स को रिएक्शन मिला, उससे रॉकेट ऊपर गया है। जो रॉकेट ने नीचे फोर्स लगाया वो इस बॉक्स पे आया और वो अर्थ पे लगा, लेकिन अर्थ इतनी स्ट्रोंग है कि उस फोर्स को झेल गई, उस फोर्स को एकदम एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो फोर्स उसको बाउंस बैक करके रॉकेट को मिला, उस फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर चला गया। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वैसे ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन विल ऑलवेज रिमेन द सेम इफ देयर इज ए नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन द कोलाइडिंग बॉडीज, द मोमेंट बिफोर कोलिजन, द मोमेंट आफ्टर कोलिजन। मान लो